अर्जुन मेघवाल। सभापति जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे फाइनेंस बिल पे बोलने की अनुमति दी। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान 2005 में जो बजट में घोषणा की गई थी उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। मैं सिर्फ फाइनेंस बिल पे अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करूंगा। फाइनेंस बिल में जो उपबंध होते हैं, जो प्रोविजन होते हैं, वहां तक ही मैं अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करूंगा। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान 2005 में जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे और उन्होंने बजट में घोषणा की थी उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। इस देश में वैट लागू होने की बात हुई, वैल्यू एडेड टैक्स, और उस समय इसी सदन में 2005 में यह घोषणा की गई कि वैट जैसे ही लागू होगा हम सीएसटी को समाप्त कर देंगे। मैं सभापति जी आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि वैट लागू हुए बहुत टाइम हो गया और आज भी सीएसटी समाप्त नहीं हुआ है। 2% सीएसटी की दर आज भी प्रचलित है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो घोषणा इस सदन में हुई थी 2005 में वो पूरी होनी चाहिए और वैट लागू हो गया, इसलिए सीएसटी जीरो स्लैब पे आना चाहिए। ये मैं बात आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं। जो मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं वो इनकम टैक्स स्लैब की बात है और ये चर्चा में काफी आ गई है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा रिपीट इस सेंस में करना चाहता हूं कि अभी बात आई कि हम मानववादी दृष्टिकोण या ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड को बीच में रख करके नीतियां बनाते हैं और 1,60,000 से नीचे जो इनकम वाले हैं उनको हमने ज़्यादा सोचा है, विचार किया है। ये बात ठीक है कि आपने 1,60,000 जो इनकम करने वाले हैं पर एनम उस पे टैक्स नहीं बढ़ाया, लेकिन क्या 1,60,000 से 2,50,000 तक इनकम करने वाले आदमी मानवता की श्रेणी में नहीं आते? मैं कैटेगरिकली ये जानना चाहता हूं कि वो भी कर्मचारी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, जो विभिन्न कॉरपोरेशन हैं इस देश में, उनके कर्मचारी हैं, वो भी अपेक्षा रखते हैं कि हमें रिलीफ दी जानी चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि 1,60,000 से 2,05,000 तक पहले स्लैब था 10% और उनको 9,000 रुपए तक का टैक्स देते थे और अब भी इसमें 1,60,000 से और 2,05,000 तक वही स्लैब रखा है 10% और उसमें 9,000 रुपए टैक्स अभी भी देते हैं। तो जिनकी इनकम 2,50,000 से नीचे है उनको इस फाइनेंस बिल में या इस बजट में कोई लाभ नहीं हुआ और अगर स्लैब से ऊपर चलते हैं अपन आगे तो 2.5 लाख से 5 लाख वाले इनको 25,000 रुपए तक का लाभ हुआ और 5 लाख से 8 लाख तक की जिनकी सालाना इनकम है इनको 55,000 रुपए तक का लाभ हुआ। तो ऊपर वालों को लाभ ज्यादा दिया और जिनकी इनकम कम थी उनको लाभ कम दिया। ये बात इस सदन में ध्यान में लाना चाहता हूं कि ये जो विसंगति है इसको दूर करने की जरूरत है। आप अगर लाभ दें कोई बात नहीं है, ऊपर वालों को कम देना चाहिए और जिनकी इनकम कम है उनको कम देना चाहिए। लाभ देते समय अगर आप ऐसा सोचते तो आप ज्यादा मानवतावादी दृष्टिकोण के काबिल होते। ये मैं आपको इस माध्यम से कहना चाहता हूं। मैं एक जो दूसरी चीज जो कहना चाहता हूं आपको वित्त मंत्री जी, सभापति जी के माध्यम से, कि आपने एक प्रोविजन किया 44A(b) का फाइनेंस बिल में 44A(b) सेक्शन आपने संशोधन किया और इसमें एक कंपल्सरी ऑडिट का प्रावधान है। 1 जून 1984
से ये सीमा 40 लाख थी और जिसको आपने बढ़ा करके 60 लाख किया 44AB में। 26 साल बाद ये सीमा बढ़ी, 26 साल बाद ये ध्यान आया कि इसमें सीमा बढ़नी चाहिए। मैं वित्त मंत्री जी, एक इनकम टैक्स का जो एक फॉर्मूला है इन्फ्लेशन का, उसका जिक्र करना चाहता हूं। 1981 का जो इंडेक्स है उसके आधार पर ये आईटी डिपार्टमेंट एक इन्फ्लेशन का फॉर्मूला तय करते हैं। मान लीजिए 1981 में 100 इंडेक्स था, तो वो 2010 में इन्हीं के फॉर्मूले के आधार पर 652 आता है, 652 आता है। और अगर उसका इन्फ्लेशन रेट जोड़ें तो वो 6.5% आती है। और ये जो इनकी पॉलिसी है इसको बोलते हैं ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन्फ्लेशन का फॉर्मूला, और इसके आधार ये 6.5% आती है। अब इन्होंने जो इसमें 26 साल बाद अमेंडमेंट किया और उसको 40 लाख से बढ़ाकर 60 लाख किया, उसको अगर अपन देखें तो ये रेट आती है 1.5%। तो जब आईटी डिपार्टमेंट इन्फ्लेशन के लिए फॉर्मूला तय करता है तब तो ये रेट लेता है, और जब किसी को छूट देने की बात आती है तो वो अपने फॉर्मूले से ही मुंह मोड़ लेता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो फॉर्मूला इन्फ्लेशन रेट का ये आईटी डिपार्टमेंट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फॉर्मूले के तहत लागू करते हैं, वो ही फॉर्मूला धारा 44AB में अमेंडमेंट करते समय लागू करना चाहिए। और ये जो सीमा है, जो 60 लाख की सीमा है, ये कम है। उस फॉर्मूले के अनुसार ये सीमा पड़ती है 2.5 करोड़। ये 2.5 करोड़ होनी चाहिए थी। अगर आप इसको 2.5 करोड़ नहीं कर सकते तो कम से कम 1 करोड़ तो कर दो, जिससे है कम से कम इसको 1 करोड़ तो कर दीजिए। ये बहुत से ग्रुपों से ये डिमांड आ रही है कि इसके बारे में आपने सोचा 26 साल बाद। ये अच्छी बात है, मैं इसके लिए वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन सोचते समय जो इनका आईटी डिपार्टमेंट का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को ध्यान रखना चाहिए। उसके अनुसार ये 6.5% के अनुसार ये बढ़नी चाहिए थी और ये बढ़ी नहीं है। इसलिए माननीय वित्त मंत्री जी से आपके माध्यम से अपील करता हूं कि ये कम से कम 2.5 करोड़ अगर आप नहीं कर सके तो 1 करोड़ करने की कृपा करें, जिससे जो 60 लाख से बढ़ा करके 1 करोड़ करने की आप ये बात करें, जिससे स्मॉल बिजनेसमैन, एसएमई की बात करते हैं, एसएसआई की बात करते हैं, छोटे लघु उद्यमों की बात करते हैं, उनको इसमें लाभ मिल सके। और यही बात मैं आपको इस माध्यम से कहना चाहता हूं। मैं अगली बात जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और बहुत इतना जरूरी है कि इसके बारे में बहुत कम चिंता की जाती है, मैं कहना चाहता हूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक ट्रिब्यूनल है और आईटी ट्रिब्यूनल। इस ट्रिब्यूनल के माध्यम से जो लॉन्ग पेंडिंग लिटिगेशन है वो आईटी में बहुत पेंडिंग है, करीब 1 लाख के आसपास पेंडिंग है। 1 लाख के आसपास पेंडिंग है। सभापति जी, मैंने तो अभी शुरू किया बोलना और एकदम पॉइंट पे ही बोल रहा हूं मैं, एकदम पॉइंट पे ही बोल रहा हूं मैं, पॉइंट के अलावा नहीं जा रहा हूं। मैं बिल्कुल फाइनेंस बिल पे ही बोल रहा हूं सर, मैं फाइनेंस बिल के अलावा नहीं जा रहा हूं। लॉन्ग पेंडिंग जो लिटिगेशन है वो करीब 1 लाख के आसपास मामले पेंडिंग है। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से अपील करता हूं, क्या ट्रिब्यूनल में मेंबर पूरे हैं? ट्रिब्यूनल की शाखाएं कितनी हैं, ब्रांचें कितनी हैं, कहां स्थापित है? जैसे अगर मामले ज्यादा आ जाते हैं तो अपने कोर्ट में एक सिस्टम किया फास्ट ट्रैक का, एक फास्ट ट्रैक सिस्टम लाए और कोर्ट के जो मामले हैं वो जल्दी डिस्पोजल होने लगे। तो क्या आईटी ट्रिब्यूनल में भी फास्ट ट्रैक जैसा कोई सिस्टम लागू करेंगे? अगर ये लागू करेंगे तो 1 लाख के आसपास जो पेंडिंग मामले हैं वो जल्दी उनका डिस्पोजल होगा। लोगों को सीए के लिए भी चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, आईटी डिपार्टमेंट में भी चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। और जो एक कंसेप्ट जुडिशरी ने अपने को रास्ता बताया है
उस रास्ते से अगर अपन चलेंगे तो जो ये आईटी ट्रिब्यूनल है, इसमें भी जो बिजनेसमैन हैं या जो छोटे उद्यमी हैं, जो बहुत लंबे समय से इनके मामले पेंडिंग हैं, उनको लाभ मिल सकता है। नहीं, अभी नहीं, छह हो गए तो क्या हुआ? अभी मैं कंटिन्यू करूंगा, सब 6 हो गए तो क्या? No, try if you are. एक मैं नहीं, अभी 1 मिनट, अभी मेरे पास कई पॉइंट है। अरे ठहरिए सर। Time you want? Huh? How much time you want? I want 5-6 minutes. Huh? Not more than 5-6 minutes, 7 minutes. 2-3 minutes. If you are finished, we can finish it. Then we'll take up 0 hour. कल कर लेंगे, नहीं तो क्या दिक्कत है? अगर 6 बजे तक करना है तो Correct. Finish. Within 2-3 minutes, you finish it. Let him finish. The time is extended up to his completion of speech. अच्छा अभी बोल दूं? Bol. Right. You speak. You speak and try to finish it within 2-3 minutes. They are giving. You finish it. ठीक है, ओके। Right. एक मिनट। अच्छा, अगला बिंदु जो मैं कहना चाह रहा था, अभी बात आई कि हिमाचल में और उत्तराखंड में जो टैक्स रिजीम है, जो टैक्स हॉलिडे की छूट थी वो समाप्त कर दी, जबकि जे.एंड.के में उसको बढ़ा दिया गया। अभी बात कर रहे थे, जे.एंड.के में बढ़ाया, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन हिमाचल और उत्तराखंड भी जे.एंड.के जैसे ही पिछड़े क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, उसमें भी ये बढ़ना चाहिए। लेकिन इसके साथ में एक चीज जोड़ रहा हूं, जैसे पहाड़ी क्षेत्र के लोग दुर्गम स्थानों में रहते हैं, डिफिकल्टीज में रहते हैं, ऐसे ही रेगिस्तान के लोग भी डिफिकल्टीज में रहते हैं। रेगिस्तान में भी दूर दूर तक गांव नहीं होते हैं। जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, बीकानेर संसदीय क्षेत्र से, राजस्थान से, उसका जो वेस्टर्न पार्ट है वो रेगिस्तान है, उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से, वित्त मंत्री जी से अपील करता हूं कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान के लिए कोई स्पेशल पैकेज दिया जाना चाहिए, ताकि उस क्षेत्र का विकास हो सके, और जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का बढ़ा नहीं है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं साथियों। अरे ठहरो, अरे ठहरिए। No. मैं सिर्फ फाइनेंस बिल में Please, order. Let him finish. मैं सिर्फ फाइनेंस बिल में बात कर रहा हूं। साथियों, Please be order. Let him साथियों, finish it. He is about to complete. Please. कई बिजनेस जो एसोसिएशन है, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, मैं उसमें रहा हूं, एज एन IAS ऑफिसर भी उसमें गया हूं। उनके अधिकतर लोगों की राय है कि जो अभी 30% स्लेब है, अगर ये 25% कर दी जाए, अपर लिमिट की बात कर रहा हूं, आईटी में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो अभी 30% अपर लिमिट है, अगर इसको 25% कर दिया जाए तो रेवेन्यू ज्यादा आएगा। ये मेरा चैलेंज है, इसलिए इस पर भी आपको विचार करना चाहिए और इसको स्लैब जो है वो 25% घटा देना चाहिए। एक लास्ट में Okay, sir. Please. सर 1 मिनट, आपने असेसमेंट को ई फाइलिंग कर दिया, ये अच्छी बात है, लेकिन रिफंड को ई फाइलिंग नहीं किया। रिफंड लेते समय तो ई नहीं हुआ आपका, और आपका असेसमेंट के समय आपने कहा ई फाइलिंग कर सकते हो, लेकिन रिफंड के केस आईटी में बहुत लंबे समय से पेंडिंग पड़ा है। लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं आपके माध्यम से, जैसे आपने असेसमेंट के लिए ई फाइलिंग किया, ऐसा रिफंड के लिए भी ई रिटर्न सिस्टम करो। इससे है ई रिफंड सिस्टम करिए, जिससे जितने भी पेंडिंग केसेज हैं, एक स्टडी आई थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कि रिफंड के लिए आदमी को जाना पड़ता है, वो नहीं जाएगा तो सीए जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ई फाइलिंग के साथ साथ ई रिफंड का भी सिस्टम करना चाहिए। ये मैं बात अंतिम कहते हुए मेरी बात को समाप्त करता हूं। आपने समय दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद साथी। थैंक यू। Now